हेलो एवरीवन, आई एम मन्नू कुमार नायक, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैरागढ़। ये जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको, ये एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ CSFITU कोर्स का नीटर स्कीम का अप्लाइड मैकेनिक्स का है, जो कि अप्रैल मई 2023 एग्ज़ाम सेशन का है और ये रेगुलर का पेपर था, है ना। जो लास्ट टाइम अप्रैल मई 2023 का एग्ज़ाम हुआ था रेगुलर का, उसमें हुआ है। इसका हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसके सारे सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है इसका सॉल्यूशन वाला वो 2 पार्ट में होने वाला है। पार्ट 1 है ये हमारा वीडियो, है ना, और पार्ट 2 के लिए जल्द ही मैं लाने की कोशिश करूँगा। इसमें यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक रहेगा और 4, 5, 6 जो है अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, आपने अटेम्प्ट किया होगा, कोई बैकलॉग के स्टूडेंट होंगे तो। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं 1A, डिफाइन द फॉलोइंग। रिजिड बॉडी जिसको दृढ़ पिंड कहते हैं, काइनेमेटिक्स मतलब कि शुद्ध गति की, काइनेटिक्स यानी कि बल गति की। इन तीनों का डेफिनेशन देखते हैं हम, है ना। तो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पहले वैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात किया था, जो बैकलॉग का पेपर का बनाया था, कि रिजिड बॉडी जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा पिंड जिसमें चाहे जितनी मर्जी का बल लगाया जाए, उसके जो कण होते हैं, कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं, 2 पार्टिकल्स, उनके बीच की दूरी नियत रहती है। मतलब ऐसा पिंड जिसमें चाहे जितनी मर्जी का फोर्स लगाया जाए, जितना भी मर्जी का फोर्स लगाया जाए, उसके जो 2 उसके शेप हैं, साइज हैं, चेंज नहीं होंगे, उनका आयतन चेंज नहीं होगा, है ना, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं, है ना। अगर कोई 2 पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस यदि नियत है तो सब लंबाई भी कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होगा, जितनी मर्जी का फोर्स लगाए, ना टूटेगा ना मुड़ेगा, है ना, टूटेगा भी नहीं, मुड़ेगा भी नहीं, लेंथ चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, थिकनेस चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे पिंड को हम लोग दृढ़ पिंड कहते हैं। ब्रह्मांड में ऐसा कोई पिंड नहीं होता है, लेकिन हम अप्लाइड मैकेनिक्स कोर्स में जितने भी पिंड के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सारे रिजिड बॉडी होने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला एजम्पशन है अप्लाइड मैकेनिक्स कोर्स का। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजिड बॉडी। ब्रह्मांड में वैसा नहीं है कोई भी बॉडी। चलिए, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, डायनेमिक्स के 2 भाग होते हैं, दोनों को हम लोग डिफाइन करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। डायनेमिक्स क्या होता है, पहला काइनेमेटिक्स होता है, काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गति की काइनेटिक्स, और दूसरा है काइनेटिक्स होता है ना। काइनेटिक्स में डेफिनेशन देखिए काइनेमेटिक्स का, गतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है, परंतु कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता है। कारण क्या होते हैं, कारण बराबर होता है फोर्स, मतलब फोर्स को ही हम उसके कारण होते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट होने का कारण क्या है, बल है। वेलोसिटी मिलने का कारण क्या है, बल है। तो ये कारण को हम लोग स्टडी नहीं करते, प्रभाव को स्टडी करते हैं हम लोग, है ना। सिर्फ प्रभाव को स्टडी करते हैं, वो हो जाता है काइनेमेटिक्स हो जाता है। प्रभाव कैसे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, है ना, रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ये सारे क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं, इनका स्टडी करते हैं। इसमें कहीं भी फोर्स शामिल नहीं है, देख लीजिए इनके फॉर्मूले में कभी फोर्स नहीं आता, तो फोर्स को छोड़ करके हम इनके इफेक्ट को पढ़ते हैं, ये हो जाता है काइनेटिक्स। और जैसे कि हाउ फार, हाउ फास्ट, हाउ क्विकली, ये जो शब्द हैं वो क्या हैं, इसके हैं। यदि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, यदि आप स्पीड निकाल रहे हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेटिक्स बल गतिकी, गतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत कारणों सहित गति के पिंडों का, गतिशील पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कारण यानी बल, बल को भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, और बल को भी पढ़ते हैं और प्रभाव को भी पढ़ते हैं, है ना। यदि आप क्या निकाल रहे हैं, फोर्स, प्रेशर, टॉर्क, वर्क, इम्पल्स, पावर, मोमेंटम, ये सब पढ़ रहे हैं, इसमें सब में क्या होता है, फॉर्मूले में फोर्स आता है। जैसे कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इम्पल्स क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी, है ना। इस तरह से पावर क्या होता है, एफ डी बाय टाइम होता है, सब में फोर्स आता है। तो जब फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो काइनेटिक्स है, अगर फोर्स आपके कैलकुलेशन में नहीं है तो काइनेमेटिक्स है, सीधी बात, खत्म बात। इसमें कारणों सहित, इसमें कारणों के बिना पढ़ते हैं, इसमें कारण के साथ पढ़ते हैं, इसमें कारण के बिना पढ़ते हैं, इसमें कारण के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारा डेफिनेशन, सिंपल सा। चलिए, ये हो गया हमारा पहला। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा 1-1 नंबर का था सब। दूसरा जो प्रश्न है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, हमको क्या करना है, जो ये एक फोर्स सिस्टम दिया है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स एंगल, उसका एंगल भी बताना है विद द हॉरिजॉन्टल से बताना है, ऑफ ए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ एस शोन इन द फिगर। एक पॉइंट ओ पर कोप्लेनर फोर्सेस, यहाँ पर देखिए 4 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, है ना। इसमें बताया गया है, देखिए कि ये जो 4 कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट बल हैं, इनका चारों का रिजल्टेंट परिणामी बल क्या होगा। ये देखिए बिंदु ओ है, इस पर कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब कि सारे के सारे इस बिंदु पर मिल रहे हैं। जब सारे एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उसको कॉन्करेंट बोलते हैं। ये चारों फोर्स जो है बिंदु ओ पर कॉन्करेंट है
है ना, और चारों जो है एक ही प्लेन पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये कोप्लेनर भी हैं। तो कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम बना हुआ है ये। अब इनका एक परिणामी बल होगा, उसको निकालना है, और उसका जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से बताना है आपको। तो ये प्रश्न है आपका, ठीक है। अब आपको 4 जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट निकालना है और उसका परिणामी बल का जो है दिशा भी बताना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले इसको चारों फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बिंदु लेता हूँ, ओ हमारा हो गया। अब ये देखिए, इसका मैं सबसे पहले रिजोल्यूशन करता हूँ। इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि थीटा इस तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो कॉस के साथ आएगा। तो ये हो जाएगा 150 कॉस 30 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो इस तरफ आएगा, तो वो साइन के साथ आएगा, 150 साइन 30। वैसे साइन 30 के लिए 1/2 होता है, तो आप 75 भी कर सकते हैं। इसका काम हो गया तमाम, 2 कंपोनेंट्स हमने लिख लिए, 1 को 2 कर लिए हैं। अब इसका काम करना है 200 का। 200 का कंपोनेंट इस तरफ, क्योंकि थीटा है 30 डिग्री, इसलिए यहाँ पर इधर आएगा तो वो कॉस कंपोनेंट आएगा, है ना। ये जो आएगा आपका, ये आएगा, ये 200 क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा जी, है ना। और इसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, है ना, इस दिशा में आएगा। तो ये हो जाएगा 200 साइन 30 हो जाएगा जी, जिसको आप जो है साइन 30 किलो 1/2 होता है। अब इसका भी काम हमारा तमाम। अब इस 100 न्यूटन की बारी है। इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि कॉस 60 होगा। तो यहाँ पर कर दीजिए आप 100 कॉस 60 कर दीजिए। इसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे की डायरेक्शन में, जिसको आप कर सकते हैं 100 साइन 60 कर सकते हैं। अब इसका भी काम हो गया तमाम। इसकी बारी है। इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, जो कि कॉस के साथ आएगा। ये कर देता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा 180 कॉस 45, और एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 180 साइन 45, ठीक है जी। अब ये हमने इसको 4 फोर्सेस को उसके 2-2 कंपोनेंट में तोड़ के मतलब डबल कर दिया है, मतलब 8 फोर्सेस हो गए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 फोर्सेस जो है हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे कि हम जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो है उसको निगेटिव लेंगे, है ना। और इस तरह से एक्स डायरेक्शन को पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। तो समेशन ऑफ हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, क्या आएगा हमारा, देखिए 0 नहीं है यहाँ पे भाई, है ना। समेशन ऑफ एफ एक्स, तो पॉजिटिव फोर्सेस को क्या करूँगा मैं, एक तरफ लिखूँगा 180 कॉस 45। अभी मैं एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उसको प्लस ले रहा हूँ मैं। तो ये 150 दूसरा एक इसका हो गया काम। इसको देखते हैं 150 कॉस 30, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा इसको खिसका देता हूँ। चलिए, अब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा है, एक 100 कॉस 60 है ये वाला, तो माइनस कर देता हूँ मैं इसको, 100 कॉस 60 कर देता हूँ। माइनस 200 क्या हो जाएगा, माइनस 200 ये वाला फोर्स हो जाएगा हमारा 200 कॉस हो जाएगा 30 है ये। इस तरह से हमने पूरा कर दिया है। इसको अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँगा मैं, तो ये जो फोर्स आ रहा है ये 33.98 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 33.98, मतलब जो इन चारों का जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है, 33.98 न्यूटन आ रहा है ना। ठीक है, वैसे ही हम समेशन ऑफ एफ वाई कर लेते हैं भाई। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो है उनको प्लस करते हैं, तो 200 साइंस 30 है हमारे पास एक, प्लस दूसरा ये प्लस में आएगा 150 साइन 30, ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो 100 साइन 60 हो जाएगा, माइनस 180 साइन 45 हो जाएगा जी, है ना। तो ये जो आंसर आ रहा है आपका, ये निगेटिव वैल्यू के साथ आ रहा है, जो कि 38.8 और 8 न्यूटन आ रहा है। निगेटिव आने का मतलब ये है कि हमने जो पॉजिटिव ऊपर की ओर लिया है प्लस, वो सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपका जो एक रिड्यूस्ड फोर्स सिस्टम है वो किस तरह से बन जाएगा, ये 33.98 न्यूटन जो है आपका प्लस एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, और ये क्योंकि माइनस में है इसलिए ये निगेटिव नीचे की ओर आ रहा है,
-30, माइनस को भूल जाइए अब क्योंकि नीचे बना ही रहे हैं ऑलरेडी, तो 38 ये हो जाएगा न्यूटन, है ना। तो ये हो गया हमारा रिड्यूस हो गया है। अब इसमें से देखिए हमारा एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, लगभग बीचों बीच आएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे की ओर झुकेगा, हल्का सा नीचे की ओर झुकेगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा आर। मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर अल्फ़ा लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा मेरा F1 और ये हो जाएगा मेरा F2, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा जो होता है तो cos 90 sin 0 0 हो जाता है, इसलिए ये हो जाएगा R इक्वल टू √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर करेंगे तो F1 इक्वल टू ये है, F2 इक्वल टू ये है। तो ये आपका आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है आपका, कितना आएगा, 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना। रखिए √ कितना हो रहा है 33.98 का स्क्वायर प्लस 38.88 का स्क्वायर, ये आ रहा है आपका 51.637 आ रहा है ना। तो ये आ रहा है रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 51.637 न्यूटन आ रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, ठीक है। और अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स F2/F1 जी, tan इनवर्स F2/F1 हो जाएगा, है ना। तो ये जो अल्फ़ा आएगा ये आ रहा है अल्फ़ा कितना आएगा, F2/F1 करेंगे तो tan इनवर्स F2/F1 तो 1 मिनट, tan इनवर्स F2 कितना है 38.88 है, बाय F1 33.98 है, ये आ रहा है आपका 48.84 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 48 डिग्री है ना। 48 देखिए 45 से तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ना, 45 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ये तो हम जानते ही थे क्योंकि ये जो है बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए 45 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो ये आ रहा है आंसर। तो ये एक्स डायरेक्शन से 48 डिग्री, ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 48.84 डिग्री पर है ये रिजल्टेंट फोर्स, और जिसका मैग्नीट्यूड है इतना है। तो ये हमारा पहला यूनिट का हो गया ख़त्म, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे, जो भी है मतलब राइट द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो लंब अक्ष के प्रमेय, है ना, क्या है इसका कथन, स्टेटमेंट देना है आपको। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है वो आपको बताना। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे हमारा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो इस एक्सिस के अबाउट अलग होता है, इस एक्सिस के अबाउट अलग होता है, ठीक है। तो ये आई एक्स एक्सिस के अबाउट होता है और ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है, आई वाई वाई होता है। हर एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। लेकिन यदि थर्ड एक्सिस जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, जेड एक्सिस होगा, इसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आई एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं आप तो हो जाता है आपका वो जेड एक्सिस थर्ड जो दोनों पर परपेंडिकुलर है उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। हर एक्सिस के अबाउट एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है। तो यदि आप दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो यही कहलाता है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये कहाँ से आता है, हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आता है। आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। अब जो है 2 का ए हो गया, 2 का बी हम देखते हैं कि इसमें बोला है कि डिटरमाइन द सेंट्रोइड ऑफ द फॉलोइंग फिगर। नीचे जो दिया गया है चित्र है इसका हमको क्या करना है, सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक निकालना है ना। केंद्रक देखिए ये जो ऐसा है, अगर देखेंगे आप तो यहाँ से यहाँ ये 30 दिया है पहले से आपको, 30 ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, तो ये 30 मिलीमीटर हो गया ना। यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका 60 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। इसका केंद्रक बताना है। और ये इसमें यह बोलना चाहिए इसको कि ये जो है सेमी सर्कुलर है, इसमें बोलना चाहिए यहाँ पर कि ये सेमी सर्कुलर है, हिस्सा कटा हुआ है ना। सेमी सर्कुलर हिस्सा यहाँ पर कट के निकला हुआ है, ये बोलना चाहिए इसको, लेकिन बोला नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सेमी सर्कुलर दिख रहा है वो आपको, चलिए, है ना। तो वो बोला नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी दिख रहा है। तो इसका डायग्राम जो है मैं इस तरह से यहाँ बना दिया हूँ मैं, ठीक है, ताकि हम इसका क्या कर सकते हैं, सेंट्रोइड को पता कर सकें इसका, ठीक है जी। सेंट्रोइड पता करना है हमको। अब देखिए ये जो मैं डायमेंशंस बोला हूँ तो यहाँ से यहाँ कितना है, ये 30 mm है ना। तो यदि मैं यहाँ से यहाँ करता हूँ इसको और यहाँ से यहाँ अलग कर देता हूँ दोनों को,
तो ये कितना हो जाएगा 60 mm हो जाएगा अभी, है ना। मैं ये टोटल 90 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ 60 हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं हम इसको, क्योंकि मुझे इसका सेंट्रोइड पता करना है ना। सेंट्रोइड मुझे क्या करना है, पता करना है। यहाँ पर कहीं इसका केंद्रक होगा, है ना। तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो इसका इसको 3 हिस्से में मुझे बांटना पड़ेगा। हिस्सा नंबर 1 जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल त्रिभुज है ये हमारा पहला नंबर का हो गया। ये जो रेक्टेंगल है ये दूसरा हो गया, जिसमें कंप्लीट रेक्टेंगल आएगा। सेक्शन 2 में कंप्लीट रेक्टेंगल आएगा। और सेक्शन 3 हमारा कौन सा हो रहा है, सेक्शन 3 हमारा है आपका ये वाला सेमी सर्कल, आधा सर्कल सेक्शन 3 है। तो 3 सेक्शन से मिलकर के ये बना हुआ है। तो हम इसका पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू ये यहाँ से यहाँ कितना है 60 + 60 120 है। 120 गुणित कितना हो जाएगा, ये टोटल 60 है यहाँ से यहाँ। इसकी हाइट कितनी है 60 है। तो ये एरिया कितना हो गया आपका, ये आ रहा है 1800 mm² आ रहा है ये, है ना। 1800 क्या हो गया mm² हो गया। इसी तरह से A2 निकालना है मुझे। A2 के लिए क्या होगा, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, गुणित क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, है ना। 30 गुणित 120 तो ये 1 मिनट 13 to 120 हो रहा है आपका, ये 3600 हो रहा है। 1 मिनट सॉरी ये 1800 क्यों होगा, ये 3600 होगा। ये हो जाएगा, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये 3600 हो रहा है mm²। और ये जो A2 है दैट इज़ ऑल्सो 3600 mm²। तो A1 और A2 आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, बराबर आ गया। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इसका रेडियस कितना है 30 है। πr² क्या होता है इसका, कंप्लीट सर्कल का होता है। तो π/2 कितना हो गया, ये हो गया आपका, है ना, जो कि आपका आएगा 450 पाई आएगा mm² में। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका तीनों का एरिया निकल चुका है, ठीक है, A1 A2 A3, है ना। मैं इसके पहले थोड़ा सा एक्सिस बनाना भूल गया। तो ये जो मेरा एक्सिस होगा वो यहाँ पर x एक्सिस होगा, और यहाँ पर जो मेरा आएगा ये आएगा मेरा y एक्सिस आएगा। मैं इसी तरह से कॉर्नर पे बनाता हूँ ताकि हमारा जो है सारा डायमेंशंस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मिले आपको, है ना। तो ये x एक्सिस हो गया, तो जितने भी डिस्टेंस है वो x और y एक्सिस से, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा जी, ये वाला कटान बिंदु जो है। चलिए हम अभी x1 निकाल लेते हैं। x1 क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ CG1। पहले तो आप CG1 लोकेट कर लीजिए। आपका CG1 जो है कहीं यहाँ आसपास आएगा, C1 कर देता हूँ मैं, CG1 है आपका, ठीक है। सेंटर जो ये दूसरा जो भाग है CG2 जो है वो आपका यहाँ पर C2 आएगा, और जो 3 है वो यहाँ पर C3 यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो ये देखिए आपका जो 1 है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये क्या है x1, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बता सकते हैं क्या कोई। ये जो होता है आपका 2/3 होता है, आप जो टोटल लंबाई का 2/3 होता है, 2/3 ऑफ किसका 120 का टोटल कितना हो जाएगा, ये x1 जो हो रहा है आपका 2/3 ऑफ तो 2/3 ऑफ 120, तो ये हो जाता है 80 mm हो जाता है ना। तो ये हो गया आपका 80 mm हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और सरका देता हूँ। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, x2 भी निकाल सकते हैं। x2 क्या हो जाएगा जी हमारा, देखिए x2 क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का x2 डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो गया 60 हो गया, सीधा क्या दिख रहा है 60 mm दिख रहा है। और x3 कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x3, क्योंकि CG3 जो है यहाँ तक है। ये कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा आपका 90 mm हो जाएगा। इसी तरह से y1 वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ CG1, है ना। CG1 का वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ 30 है, और यहाँ से यहाँ क्या होगा 2/3 ऑफ हाइट होगा। 2/3 ऑफ हाइट मतलब कि ये जो डिस्टेंस है आपका 2/3 ऑफ हाइट मतलब इंटू 60 हो जाएगा। तो ये y1 जो है 30 + 2/3 इंटू 60 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, y1 जो आपका आ रहा है आपका 30 + 2/3 इंटू 60, तो ये आ रहा है आपका 70 आ रहा है। y1 जो आ रहा है आपका 2/3 नहीं होगा, सॉरी, ये जो है आपका 1/3 होगा, क्योंकि यहाँ से करीब होगा, ये 1/3 होगा। तो ये जो आ रहा है 30 + 1/3 60 का 1/3 मतलब कि आ रहा है 50 आएगा।
तो ये आपका 2/3 नहीं होगा जी, 1/3 होगा ये, क्योंकि इसके ज़्यादा नज़दीक हो, ये थोड़ा पास होता है, इसलिए हो गया ये 50 mm हो गया, है ना। अब आता है y2 आ जाता है। y2 क्या होगा, सेंटर 2 का डिस्टेंस, CG2 का डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस, ये कितना होगा, 30 का आधा होगा। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 mm हो गया ये, है ना। y3 जानते हैं क्या होता है, ये कितना 4r/3 पाई डिस्टेंस पर होता है। ये क्या होता है, 4r/3 पाई डिस्टेंस पर होता है। तो आप कर सकते हैं 4r कितना है आपका 30 है बटे 3 पाई कर सकते हैं इसमें, जो कि आपका आ रहा है y3 जो है 12.732 mm आ रहा है। तो इस तरह से x सब चीज़ आ चुका है। अब xc का फार्मूला रखिए, xc इक्वल क्या हो जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ से जब xc निकालेंगे, सब देखिए सारा वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, xc का आप मान निकालिए, ये जो आ रहा है आपका 73.28 mm आ रहा है। इसी तरह से yc रखेंगे आप, क्या हो जाएगा, a1y1 प्लस a2y2। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो माइनस नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस में इसलिए आया क्योंकि सेक्शन कटा हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे आंसर को। देखिए a1 कितना है आपका, a1 3600 है, इंटू x1 कितना है 80 है, a1 x1 प्लस a2 3600 है, x2 कितना है, x2 60 है, माइनस a3 कितना है 450 पाई है, इंटू x3 कितना है 90 है, अपॉन 3600 प्लस 3600 माइनस 450 पाई, तो ये आ रहा आपका 65 आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, दिस इज़ कमिंग आपका 65.11 mm आ रहा है यहाँ से, है ना। और ये जो yc है ये कितना आएगा, फिर देखते हैं हम, a1 3600 है, इंटू y1 कितना है 50 है, प्लस a2 फिर 3600 है, इंटू y2 कितना है 15 है, माइनस a3 मतलब 450 पाई है, इंटू और ये आ रहा है y3 जो है 12.732 आ रहा है, अपॉन 3600 प्लस 3600 माइनस 450 पाई, ये आपका वैल्यू आ रहा है 37.33 mm आ रहा है। मतलब ये जो yc है वो कहीं इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि 37 जा रही है और ये 65 आ रहा है, मतलब 65 मतलब यहाँ कहीं आसपास ये कंप्लीट सेंट्रोइड इसका आएगा, कंप्लीट सेंट्रोइड यहाँ कहीं आसपास आएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है आपका 65 है ना, और यहाँ से यहाँ कितना है 37 है, तो ये यहाँ से यहाँ तो 30 हुआ और 7 यहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं, सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 का B हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इस न्यूमेरिकल के बाद ये दिया है एक C दिया है पार्ट जो है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ T सेक्शन हैविंग 120 mm इंटू 50 mm फ्लैंज, 180 इंटू 15 mm वेब और अबाउट x एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड। तो T सेक्शन दिया है जिसका आपको इतना फ्लैंज दिया है। फ्लैंज आपको समझना पड़ेगा, T सेक्शन में फ्लैंज जो है ये फ्लैंज होता है ना, और ये इसको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको डायग्राम जो है नहीं दिया है, ये वेब होता है ना, इसका डायमेंशन दिया है। तो 120 हो जाएगा ये, 120 हो जाएगा ये, 15 हो जाएगा ये, है ना। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया है वेब का डायमेंशन दिया है, कितना दिया है 180 दिया है, तो ये 180 हो जाएगा, ये अगेन 15 हो जाएगा जी, ठीक है। तो यही डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बना दिया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि मुझे थोड़ा समय बच सके। ये डायग्राम है ना, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मुझे सबसे पहले सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट निकालना है मुझे, तो मुझे सेंट्रोइड को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पर सेंट्रोइड आ रहा है। वो लगभग आसपास यहाँ कहीं आसपास आना चाहिए सेंट्रोइड जो है। तो मुझे एक एक्सिस मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, एक एक्सिस मिलेगा जिसको मैं नाम दे दूंगा एक्स डैश एक्सिस दे दूंगा मैं, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, चलिए इसको एक्स डैश कर दीजिए और इसको एक्स कर दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बोल दिया कि एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये सेंट्रोइड से पास होने वाला एक्स एक्सिस है, इसके परितः आपको इस टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है।
ये हो गया आपका फ्लेंज, ये हो गया आपका वेब। फ्लेंज का डायमेंशन है 115 टू 15, 120 इंटू 15, वेब का डायमेंशन है 180 इंटू 15। तो इस तरह से आपका क्या है, आपका ये डायमेंशंस जो हैं आपको दिए हुए हैं, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये टी सेक्शन इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए इसको मैं सीधा कर दिया वाई एक्सिस और सबसे नीचे को कर दिया मैंने एक्स एक्सिस। आपका जो मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसी वाई एक्सिस पर होना चाहिए, क्योंकि इस सेक्शन के अबाउट, इस अक्ष के अबाउट ये सममित है, सिमेट्रिक है, इसीलिए इसी में आएगा। C1 और C2 के मध्य बीच में कहीं ना कहीं ये आना चाहिए, बीच में कहीं ना कहीं आएगा। कितना हाइट पे होगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। ये जो आपका हाइट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, YC बोलते हैं, इसी को निकालना पड़ेगा। XC यहाँ पर हो जाएगा ऑलरेडी 0, क्योंकि y एक्सिस पर आएगा। ये जो सेंट्रोइड है y एक्सिस पर आएगा, इसलिए यहाँ पर XC इक्वल टू 0 हो जाएगा। YC मुझे कैलकुलेट करना है। YC का फॉर्मूला यदि मैं लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। इसको यदि निकाल लेता हूँ तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। A1 कितना हो जाएगा, 120 गुणित 15, ठीक है जी। 120 गुणित 15 कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट देख लेते हैं 120 गुणित 15 कितना होता है। 120 गुणित 15 आपका आता है 1800 हो गया, है ना। तो ये जो हो जा रहा है आपका 1800 mm का स्क्वायर हो गया A1। A2 भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। अब इसको क्या करेंगे, 180 गुणित 15 करेंगे हम, तो ये A2 हो गया। देखिए सेक्शन 1 ये हो गया हमारा और सेक्शन 2 ये हो गया। सेक्शन 1 का सेंट्रोइड ये हो गया और सेक्शन 2 का सेंट्रोइड ये हो गया। ये आपको पहले से दिया है, मतलब दिया नहीं है, हम लोग बनाए इसको। A2 हो गया आपका 2700 mm स्क्वायर हो गया। अब देखिए Y1 क्या होगा, Y1 जो है यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट हो जाता है हमारा, Y1 हो जाता है। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा Y1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना है, 180 तो पहले से है और ये 15 का आधा होगा, है ना भाई। 180 पहले से है और ये 15 का आधा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल 187 हो जाएगा Y1। तो Y1 क्या हो गया हमारा Y1 हो गया हमारा 187.5 mm हो गया। अब Y2 क्या हो जाएगा, देखिए Y2 सेंट्रोइड यहाँ पर है, इसका हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट एक्स एक्सिस से ये है आपका 180 का आधा, मतलब क्या हो जाएगा 90 mm हो गया, है ना। इस तरह से आप क्या निकालेंगे, YC कैलकुलेट करेंगे तो YC का जो मान आएगा वो आएगा आपका A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2 करेंगे, है ना। तो ये आ रहा है आपका 129 mm आ रहा है। तो ये जो हमारा हो गया है YC इक्वल टू 129 mm है ना। तो ये 129 mm है। अब मुझे ज़रा बता दीजिए ये डिस्टेंस, क्योंकि मुझे जो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा आपको आगे काम आएगा। ये कितना होगा आपका डिस्टेंस, टोटल है देखिए 187.5 है। यहाँ से यहाँ तक हमने Y1 निकाला है जो कि 187.5 है, माइनस करूँगा यहाँ से यहाँ तक 129 है। तो ये डिस्टेंस जो हमारा बन रहा है वो है 58 ये आ रहा है 58.5 mm आ रहा है, ठीक है। 58.5 mm आ रहा है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आप बता सकते हैं क्या, देखिए 129 तो ये हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक 129 हो गया और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये 90 हो गया जो कि Y2 है हमारा। तो ये हमारा हो जा रहा है 39 mm आ रहा है। ये डिस्टेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। चलिए हम देखते हैं इसके बाद कि हम कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं कि I1 लेता हूँ मैं। I1 इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन 1 अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट। तो क्या होगा 1/12, क्या करेंगे 1/12 इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये वाला एक्सिस जो C1 से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 1/12 इंटू क्या हो जाएगा B, जो पैरेलल होता है उसको विड्थ बोलते हैं, तो B जो है 120 आएगा, H जो है 15 आएगा का क्यूब हो गया, प्लस एरिया कितना है इसका, एरिया A1 जो है 1800 है, इसका एरिया A1 1800 है, इंटू डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 58 मैंने लिया है, पहले से निकाल चुका हूँ मैं, का स्क्वायर हो जाएगा जो कि आपका I1 आ रहा है आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6193800 मिलीमीटर की घात 4 आ रहा है हमारा I1। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं I2 निकाल सकते हैं। I2 निकालेंगे तो क्या होगा 1/12 इंटू BH क्यूब होता है। B जो होता है इस C2 से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट है हमारा ये, तो ये C2 से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट जो विड्थ है, ये पैरेलल डायमेंशन 15 है यहाँ पर, तो ये 15 हो गया इंटू 180 का क्यूब हो गया, प्लस एरिया, इसका एरिया कितना है हमारा
देखिए A2 कितना आया है, 2700 आया है, 2700 गुणा कितना, ये 39 है। डिस्टेंस दोनों एक्सेस के बीच के डिस्टेंस 39 है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा है 11,39,6,700 mm²। तो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I1 + I2 विच इज इक्वल टू आ रहा है आपका 175 और 90 और 500 mm²। तो ये हो गया इस टी सेक्शन का इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह से आप भी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और कुछ है क्या, 2 में हो गया ख़त्म। अब आते हैं हम 3 में, मतलब तीसरे चैप्टर में आ चुके हैं। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, है ना। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी दो को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर का है। एक्सप्लेन शब्द इस गलत है यहाँ पर, कितना एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करना चाहिए। एक नंबर का है, दोनों को करना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, डायनामिक फ्रिक्शन है ना। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन को सीमांत घर्षण कहते हैं या चरम घर्षण भी कहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को घर्षण कोण कहते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन को गतिज घर्षण भी कहते हैं, हाँ, गतिज घर्षण कहते हैं। तो इनका मैं डेफिनेशन जो है आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ भाई, ठीक है। देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर में ठीक फिसलने की स्थिति में होता है, फिसला नहीं है। लिमिटिंग कंडीशन जो है स्टैटिक अवस्था में ही है, वस्तु अभी फिसला नहीं है, ठीक फिसलने की स्थिति पे है। उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिसका नाम ही सीमांत घर्षण है। और ये क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ना। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर में ठीक सरकने वाला होता है, उस स्थिति पर जो दो संपर्क सतहों के मध्य घर्षण बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक। इसका फार्मूला जो होता है एफ मैक्सिमम, इस समय फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि मैक्सिमम होता है इसलिए इसका फार्मूला ये हो जाता है। डायनामिक फ्रिक्शन, जब वस्तु गतिशील होता है तो दो संपर्क सतहों के मध्य जो घर्षण बल लगता है उसको गतिज घर्षण कहते हैं, है ना। इसमें गतिज डायनामिक फ्रिक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जिसके बारे में हम कोर्स में पढ़ते हैं, एक दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन होता है। मतलब जैसे चक्का चलता है तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा चक्का और ज़मीन के बीच में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यदि जब घसीटा रहा है कोई चीज़ तो उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, है ना। तो 2 टाइप के होते हैं। गतिशील पिंडों के मध्य जो घर्षण बल लगता है उसको डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू म्यू डी भी कर सकते हैं इसको इंटू एन, जहाँ पर ये डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। इस तरह से एंगल ऑफ रिपोज, शायद एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला है, घर्षण कोण बोला है, मैं शायद इसमें एंगल ऑफ रिपोज ले लिया हूँ। मैं देखते हैं क्या दिया है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण क्या बोल रहे हैं। देखिए, जब हम एक कोई वस्तु होता है ना, कोई जो वस्तु होता है उसमें क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। जब ये ठीक फिसलने की स्थिति पे होता है, मतलब लिमिटिंग कंडीशन में होता है, तो एफ मैक्सिमम लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन है। इन दोनों का क्या होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ कहीं ना कहीं आएगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है फाई, इसको बोलते हैं घर्षण कोण। तो घर्षण कोण क्या है, घर्षण कोण कौन सा कोण है, जो नॉर्मल रिएक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट के मध्य बनता है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट है, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण कहते हैं, ठीक है। अब राइट द कूलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन दिया है कि कूलम के नियम का जो है ड्राई फ्रिक्शन क्या है। इसके 2 नियम है, कूलम ने बताया था। वो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया है, ये आपको फॉर्मूले, ये आपको जो है कुछ नियम घर्षण के दिए हैं गतिज, है ना। तो जिसमें से हम पहले देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें ध्यान देंगे कि आप वस्तु स्थिर है यहाँ पर, है ना, वस्तु क्या है, स्थिर है। तो पहला नियम क्या है कि अभी वस्तु क्योंकि स्थिर है, इसमें एक संभावना बनेगी फोर्स की। मान लीजिए तो खींच रहा है फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में होगा। मतलब जिस दिशा में वस्तु फिसलने वाला है उसके विपरीत दिशा में क्या आएगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये पहला नियम कह रहा है।
दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि वस्तु स्थिर है तो ये स्मॉल एफ और कैपिटल एफ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे हमेशा, जब तक वस्तु स्थिर है। जब ये कैपिटल एफ बड़ा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स से तो वस्तु गतिज हो जाएगा, है ना। लेकिन गतिज हुआ नहीं है, इसलिए दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों हमेशा बराबर होंगे इस कंडीशन में। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। फ्रिक्शन फोर्स जो है वस्तु की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ किस पर निर्भर करता है, रफनेस पर निर्भर करता है। ये तीसरा पॉइंट। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस, है ना, रफनेस पर निर्भर करता है। और क्या बोल रहा है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन का जो अनुपात होता है वो एक निश्चित संख्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये बता रहा है आपका 5वां, है ना। तो आप जानते हैं कि म्यू एस इंटू एन जो होता है हमारा क्या होता है, नॉर्मल मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है लिमिटिंग कंडीशन में, है ना। तो ये जो है लिमिटिंग कंडीशन में ये एफ मैक्सिमम और जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका अनुपात एक निश्चित संख्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू एस बोलते हैं। ये हो गया हमारा पूरा क्या, स्टैटिक लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन भी है, इसमें क्या हो गया है, वस्तु आपका गतिशील हो चुका है भाई, है ना, गतिशील हो चुका है वस्तु। तो इस कंडीशन में आपको क्या देना है, आपको बताना है। अब इसमें क्योंकि गति कर रहा है वस्तु, गति की दिशा ये है हमारा, है ना, इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये बता रहा है पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है और जो नॉर्मल रिएक्शन है इन दोनों का अनुपात एक निश्चित संख्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये दूसरा नियम बता रहा है। तीसरा नियम बता रहा है कि देखिए जब हम नॉर्मल स्पीड रेंज पर होते हैं तो हमारा जो म्यू डी है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। म्यू डी क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स फिस्टन लगभग कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यदि आप स्पीड को अतियाई मचा देते हैं, बहुत अधिक कर दिए, एकदम हाईली स्पीड में चल रहे हैं, तो उस समय जो है फ्रिक्शन का मान या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हल्का सा रिड्यूस हो जाता है। ये बोल रहा है तीसरा नियम, है ना। बहुत अधिक स्पीड हो गया तो थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये कैसे बताया उन्होंने, कोई मैथमेटिकली प्रूवन नहीं है, इन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, कई वर्षों से किया, उसके बाद ये निष्कर्ष उन्होंने निकाल के दिया है। तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, है ना। अब आते हैं हम इसमें, ए बॉडी ऑफ वेट 400 न्यूटन इज फ्लाइंग। तो इसको मुझे करने के लिए क्या करता हूँ मैं कि इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, है ना, और इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। आप पॉज करके वीडियो को या फिर प्रीवियस जाके आप इसको कर सकते हैं, ताकि मेरे पास कुछ स्पेस जो है बन जाए यहाँ पर। अब हम आ चुके हैं सी पर आ चुके हैं, उसके बाद एक और न्यूमेरिकल अथवा में रहेगा, तो फ्रिक्शन इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ए बॉडी ऑफ वेट 400 न्यूटन है। इसको डायग्राम के साथ समझा देता हूँ कि एक 400 न्यूटन का एक पिंड है जिसका घर्षण गुणांक जो है इतने वाली सरफेस पर रखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पर एक बॉडी है जिसका जो भार है टोटल वो है 400 न्यूटन का। ये 400 न्यूटन का कोई भार वाला कोई एक पिंड है ना, जिसमें बताया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.25 है। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच कैन मूव द बॉडी। तो इसको मूव करने के लिए एक बॉडी फोर्स का ज्ञात करना है जो इसको मूव कर सके व्हाइल एक्टिंग अपॉन द एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। तो मैं मान लेता हूँ कि एक फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री पर क्या है इंक्लाइंड है, उसके द्वारा इस वस्तु को खींचने के लिए कितना बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये F का मान हमको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट दिस फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, क्योंकि वस्तु का डायरेक्शन मूव का डायरेक्शन जो है इस तरफ होने वाला है, इसलिए इसमें इस तरफ क्या आएगा, एक आएगा फ्रिक्शन फोर्स विच विल बी इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कि 0.25 इंटू नॉर्मल रिएक्शन होने वाला है। अब नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, नॉर्मल रिएक्शन ज्ञात करने से पहले मुझे इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो F फोर्स है इसका एक पार्ट आएगा इस डायरेक्शन में जो इसको मूव करने का प्रयास करेगा, इसका हो जाएगा मान F cos 25, है ना। ये F cos 25 जो है एक भाग है F का जो कि इसको ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, और एक भाग है इसका F sin 25 जो कि इस वस्तु को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। इस वस्तु के ऊपर उठाने से क्या होगा, ये जो टेबल का भार है थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरा नहीं उठ पाएगा क्योंकि ये 400 न्यूटन इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पर एक मान के चलते हैं कि इस डायरेक्शन में x है एंड दिस इज y डायरेक्शन,
तो समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल टू मैं कर देता हूँ 0। वाई डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है नंबर 1, ये दिख रहा है नंबर 2 और ये दिख रहा है नंबर 3। अपवर्ड डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं उसको एक तरफ लिख लीजिए, हाँ भाई एफ साइन 25, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तरफ लिख लीजिए, तो ये हो गया 400 न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप बोल सकते हैं कि n इक्वल टू 400 माइनस एफ साइन 25 हो गया। इसको हटा दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक है। नाउ अब इसमें समेसन ऑफ एफ एक्स से क्या होगा, समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा हमारा, एफ कॉस 25 जो है सामने की ओर आ रहा है और इक्वल टू है एफ फ्रिक्शन फोर्स है विच इज़ इक्वल टू 0.25 इंटू नॉर्मल रिएक्शन है, ओके। एफ कॉस 25 कर दीजिए इक्वल टू 0.25 ब्रैकेट में कर दीजिए 400, इसको एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इस तरफ ले जाता हूँ, 400 माइनस एफ साइन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आप इसमें से निकाल सकते हैं आराम से, है कि नहीं। ये जो है इसको ओपन कर दीजिए, तो मैं इसको इस तरफ ओपन करता हूँ सो दैट कि मेरे पास स्पेस रहे, ठीक है। ये जो है एफ कॉस 25 है, एफ कॉस 25 है भाई, यस 0.25 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये हमारा, या फिर आप इसको कर लीजिए 0.25 इंटू कर लीजिए, 0.25 इंटू 400 हो गया माइनस 0.25 साइन 25 इंटू हो गया एफ, है ना। अब इसको ले आइए इस तरफ तो एफ हो जाएगा, ये कॉस 25 हो गया, प्लस हो जाएगा 0.25 साइन 25 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या 0.25 इंटू हो गया 400 हो गया। तो यहाँ से जब मैं f का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, मान लीजिए 2 0 2 0 गया तो ये हो गया 25 गुणित 4 हो गया 100 हो गया, है ना। तो ये 100 डिवाइडेड बाय कॉस 25 प्लस 0.25 साइन 25, है ना, जो कि आ रहा है आपका 98.82 न्यूटन, ठीक है। तो इतने, इससे यदि ऊपर होगा, इफ फॉर एफ इज ग्रेटर देन 98.25 न्यूटन, बॉडी क्या होगा, मूव करेगा, बॉडी मूव करेगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर कि 98.25 न्यूटन का बल इसमें आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसका अथवा दिया हुआ है, तो इसके अथवा में आ चुके हैं हम। एक 5 न्यूटन की लकड़ी का गुटका है जो कि इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है ना। तो मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन, ओके। और इसमें एक लकड़ी का गुटका रखा गया है 500 न्यूटन भार का, है ना। तो ये 500 न्यूटन का भार का लकड़ी का गुटका हो गया भाई, ठीक है। अब इसमें एक फोर्स पैरेलल जो है इसमें लगाया गया है एफ मैग्नीट्यूड का, और उससे खींचा जा रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है यहाँ पर 0.25, ठीक है। अब इसमें आपको इस फोर्स का मान ज्ञात करना है जिससे कि ये खींचा जाए, है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींचेंगे, ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। फिर मैं इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा, 500 cos 30 डिग्री, और इस तरफ आएगा हमारा 500 साइन 30 डिग्री, ओके। और एक फोर्स आएगा इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इसको लेते हैं एक्स डायरेक्शन, इसको लेते हैं वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे इसमें वाई डायरेक्शन में, इसको भूल जाइए अभी क्योंकि ये है हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा 500 cos 30, ओके। और यहाँ पर अगर मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करता हूँ तो मेरा हो जाता है एफ इक्वल टू 500 साइन 30 और प्लस म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स।
तो ये 500 साइन 30 जो हो जाएगा, साइन 30 के लिए 1/2 होता है, 250 हो जाएगा, प्लस म्यू जो है 0.25 है, और नॉर्मल डायरेक्शन कितना है हमारा 500 है, कॉस 30 है। हो गया। तो यहाँ से f इक्वल टू आ गया 250 प्लस है कितना हो जाएगा, ये दोनों जीरो जाएगा तो ये दोनों जीरो चला जाएगा, 5 × 5 = 25 और 2 आया, 5 दूनी 10, तो 12, 125 कॉस 30 है। और ये जो फोर्स आएगा आपका, ये आएगा आपका 358 358.253 न्यूटन। तो दिस इज़ द आंसर। चलिए, तो ये हमने इसको 3 यूनिट तक ख़त्म कर लिया है। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।